हेलो एमए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, पिछले 2-3 वीडियोस से आपको हम क्लिनिकल डायग्नोसिस के बारे में बता रहे हैं और कल हमने आपको कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बताया। साथ ही साथ प्रोजेक्टिव टेक्निक का अर्थ, विशेषताएं और सीमाएं बताएं। आज हम आपको टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जिनका उपयोग जो है हम डायग्नोसिस के कार्य के लिए करते हैं। इस संबंध में जो है वह सबसे पहले आज हम आपको रोर्शा स्याही धब्बा परीक्षण, रोर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट के बारे में बताएंगे। इसका जो निर्माण है रोर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट का, इसका निर्माण हरमन रोर्शा ने 1942 में किया, लेकिन इस विधि का जो सर्वप्रथम उपयोग किया गया उसका वर्णन 1921 में रोर्शा ने किया था। प्रक्षेपण विधियों में यह एक बहुत ही लोकप्रिय विधि है। इस तरह के परीक्षण में एक परीक्षण और भी है जिसे कि होल्समैन ने इंक ब्लॉट टेस्ट के नाम से डेवलप किया था। और इस प्रकार के जो परीक्षण है इसमें मौलिक जो व्यक्तित्व होता है उसके संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, इन सब पहलुओं का वर्णन, अध्ययन किया जा सकता है। अचेतन मन की जो भी दमित इच्छाएं होती हैं, संरचनाएं होती हैं, प्रेरणाएं होती हैं, वह इसका जो है इस विचारों का परीक्षण इस प्रकार के धब्बों के माध्यम से शब्दों में किया जा सकता है। और रोर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट की एक खासियत है कि यह संस्कृति मुक्त परीक्षण है, कल्चर फ्री टेस्ट है। और इस तरह का जो परीक्षण होता है यह जो है किसी भी समाज पर या संस्कृति पर इसको प्रशासित कर सकते हैं। इस पर समाज और संस्कृति के प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थर्स्टन 1948 ने ये कहा है, रोर्शा हैज कम to occupy a unique position among the many hundreds of tests that are being used by the psychological professions। यानी जितने भी साइकोलॉजिकल प्रोफेशन में जो टेस्ट यूज किए जा रहे हैं उनमें से एक विशेष या अनोखा स्थान रखता है जो रोर्शा परीक्षण है। आइए अब हम आपको उसके बारे में डिटेल से बताते हैं। इसमें 10 मानकीकृत कार्ड हैं जिन पर की स्याही के धब्बे से चित्र बने हुए, स्याही धब्बे ही समझिए, और 5 काले सफेद और 5 विभिन्न रंगों के धब्बे हैं। और जो इसमें है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको यह कार्ड दिखाया जाता है, जिसको वह है तो ये स्याही धब्बा, उनको वह अपनी व्यक्तित्व संरचना के अनुसार उसमें वह प्रत्यक्षीकरण करता है और उसके बारे में बताता है। अध्ययनकर्ता जो होता है वह प्रयोज्य को एक रैपर्ट फॉर्मेशन के बाद यह निर्देश देता है कि हम आपको कुछ कार्ड दिखाएंगे और आपको एक एक करके कार्ड को देखते जाना है और उसमें जो कुछ भी दिखाई दे आपको उसके बारे में बताना है। इस प्रकार के जो परीक्षण है इसका विश्वसनीयता और वैधता जो गुणांक पाया गया है वह सामान्य से उच्च प्रकार का पाया गया है। इसमें अध्ययन करते समय अध्ययनकर्ता एक एक करके कार्ड प्रयोज्य को देता है
और उसे समझाता है कि आपको हर कार्ड में जो कुछ भी दिखाई दे आप उसे बताते जाइए। आप कार्ड को चाहे जैसे जिस दिशा या कोण में घुमाकर देख सकते हैं और कार्ड पर जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं उस धब्बे में क्या दिखाई दे रहा है। जो भी चीज़ आप देख रहे हैं वह किस वस्तु के समान है या कौन सी वस्तु है, और इस संबंध में आपके मन में जो कुछ भी विचार उत्पन्न हो इन्हें आप निसंकोच बताइएगा। इस तरह से प्रयोज्य को कार्ड दिखाने से पहले एक निर्देश दिया जाता है और इसके पश्चात यह भी बताया जाता है कि कार्ड को देखने का कोई समय निश्चित नहीं है और अध्ययनकर्ता एक एक करके कार्ड प्रयोज्य को देता है। हर कार्ड पर क्रम संख्या पड़ी होती है। कार्डों को प्रयोज्य के सामने अध्ययनकर्ता क्रमानुसार देता है और निर्देशों को ध्यान से अच्छी तरह समझाते हुए उसके सामने एक एक कार्ड सभी नियंत्रण स्थापित करते हुए प्रस्तुत करता है और प्रत्युत्तरों को नोट करने के लिए एक तालिका निर्मित करता है। इस तालिका में सबसे पहले क्रम से कार्ड की संख्या डालता है। दूसरा कॉलम वह कार्ड की स्थिति का बनाता है। तीसरा कॉलम वह उस समय को नोट करता है जो कि प्रयोज्य को कार्ड दिया जाता है और वह उत्तर देने में जो समय लेता है, यानी उसका रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया काल नोट किया जाता है। प्रयोज्य ने क्या प्रत्युत्तर दिया इसे नोट किया जाता है और उसके बारे में पूछताछ की जाती है। कार्ड की स्थिति में यह ध्यान देखा जाता है कि जैसे प्रयोज्य ने कार्ड के ऊपर देखा कि नीचे देखा कि बाएं देखा कि दाएं देखा, यानी कार्ड को जब दाएं से बाएं की ओर मोड़ा जाए, जब कार्ड को बार बार घुमाया जाए, जब कार्ड का ऊपरी सिरा ऊपर हो या ऊपरी सिरा नीचे हो, तो इसको एरो के माध्यम से दिखाते हैं। और इस तरह से दिखाने के बाद मतलब वो एरो के माध्यम से तालिका में प्रदर्शित करते हैं कि प्रयोज्य ने कार्ड को किस प्रकार से देखा है। और इसके बाद जब प्रयोज्य अपने प्रत्युत्तरों को दे देता है तो उससे उसके बारे में पूछताछ करके कुछ चीज़ों को नोट किया जाता है। इस प्रकार का जो परीक्षण होता है, इसकी जो स्कोरिंग की जाती है वह सबसे पहले लोकेशन के स्थान पर की जाती है। लोकेशन यानी स्थान। प्रत्येक कार्ड में किसी स्थान का निर्धारण किया जाता है और जो प्रयोज्य होता है वह उससे ये देखा जाता है कि वह किस क्षेत्र के आधार पर प्रत्युत्तर दे रहा है। प्रत्युत्तर पूरे क्षेत्र पर के भी आधार पर हो सकता है और छोटे क्षेत्र के आधार पर भी हो सकता है। प्रयोज्य द्वारा जो स्थान निर्धारण है उसको विभिन्न प्रकार के संकेतों से व्यक्त किया जाता है। जैसे कि जब प्रयोज्य जो है संपूर्ण कार्ड के आधार पर प्रतिक्रिया देता है तो इंग्लिश के अक्षर W, कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। प्रयोज्य जब आसानी से दिखाई देने वाले मुख्य स्थान की आकृति के अनुसार प्रतिक्रिया देता है तो इसे कैपिटल D से प्रदर्शित किया जाता है। जब प्रयोज्य आसानी से दिखाई न देने वाले छोटे से भाग को देखकर अपनी प्रतिक्रिया देता है तो इसे कैपिटल D और स्मॉल d से प्रदर्शित किया जाता है। जब प्रयोज्य जो है काले बड़े भाग और उस धब्बे के बीच में छोटे भाग को, सफ़ेद भाग को देखकर अपनी प्रतिक्रिया देता है
तो इसे DS के साथ DS से प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार DDS तब लिखते हैं जब प्रयोज्य छोटा रंगीन स्थान जो मुख्य नहीं है और सफ़ेद भाग को देखकर प्रतिक्रिया करता है। DW तब अंकित करते हैं जब प्रयोज्य एक मुख्य स्थान को देखकर, परंतु जब पूछा जाता है तो संपूर्ण चित्र को इससे जोड़कर रिएक्ट करता है। DDW जबकि प्रयोज्य किसी छोटे भाग जो मुख्य नहीं है उसका चयन करता है, लेकिन पूछने पर वह उस कार्ड का भाग का जो संबंध है पूरे से बताकर प्रतिक्रिया करता है। इसी तरह से जो प्रत्युत्तर निर्धारित किए जाते हैं, प्रयोज्य द्वारा जो प्रत्युत्तर होते हैं, जो रिस्पॉन्स होते हैं, उनको जो डिटर्मिनेंट्स किया जाता है, उसमें जो है कि कैपिटल F का मतलब है फॉर्म, आकार। F+ का मतलब है फॉर्म सिमिलर टू रिस्पॉन्स, प्रत्युत्तर के समान आकृति। F- का मतलब है प्रत्युत्तर के असमान आकृति, फॉर्म डिसिमिलर टू रिस्पॉन्स। इसी प्रकार C का अर्थ कलर से, रंग से, K का अर्थ शेड से लिया जाता है, M का अर्थ मूवमेंट से, T का अर्थ टेक्सचर से, V का अर्थ विस्टा से, PO का अर्थ पोजीशन से लगाया जाता है। विषय वस्तु कंटेंट के बारे में भी जानने का प्रयास किया जाता है कि प्रयोज्य जो है वह चित्र में क्या देखा, कहाँ देखा, तो वह ह्यूमन बॉडी हो सकती है, एनिमल बॉडी हो सकती है, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी हो सकता है, पार्ट्स ऑफ एनिमल बॉडी हो सकता है, वह मानव हड्डी, नस, हृदय कुछ भी हो सकता है, हाउस होल्ड की चीज़ें हो सकती हैं, नेचुरल थिंग हो सकता है। तो इसे जैसे ह्यूमन बॉडी है तो H से, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी है तो HD से, इसी तरह से एनिमल बॉडी है तो A से, पार्ट्स ऑफ एनिमल बॉडी है तो AD आदि से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा प्रयोज्य के जो मौलिक और प्रचलित प्रत्युत्तर हैं, इसमें यह जानने का प्रयास किया जाता है कि जो प्रयोज्य ने प्रत्युत्तर दिया है वह सामान्य प्रकार का, साधारण प्रकार का दिया है जैसे सभी लोग देते हैं, या जो उसका प्रत्युत्तर है वह असाधारण या मौलिक प्रकार का होता है। प्रचलित प्रत्युत्तर ऐसे प्रत्युत्तरों को कहा जाता है जो कि अधिकांश प्रयोज्य देते हैं। इसमें संगठन से मतलब है कि दो या दो से अधिक जो पदार्थ हैं उनका मिलना या संगठित होना, और इसे जो है Z अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी जो विवेचना की जाती है वह स्थान की विवेचना की जाती है कि W के जैसे अधिक प्रतिशत हैं, ये समझा जाता है कि उसने अमूर्त पदार्थों के प्रति चिंतन शक्ति अधिक है। D की अधिकता यह बताता है कि मूर्त और व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं अधिक हैं। इसके अलावा निर्धारकों की भी विवेचना की जाती है कि जब जो कुछ फॉर्म का जो संबंध होता है वह वास्तविकता से होता है तब तो उसकी बुद्धि और चिंतन शक्ति का पता लगता है। F+ प्राप्त होने पर बुद्धि, चिंतन शक्ति और वास्तविकता से संबंध अधिक होता है। इसी तरह से उसके जब F- है, इसका मतलब वास्तविकता से बुद्धि, चिंतन इन सब का संबंध कम है। रंगों की प्रधानता संवेगात्मक तीव्रता का द्योतक होती है, और इसी तरह जब
जो रंग हैं मुख्य आकार गौड़ अर्थात अहम केंद्रित व्यक्तित्व का सूचक जो है वह CF होता है। शेड के द्वारा जो कुछ प्रदर्शित होता है वह प्रयोज्य की चिंता, विषाद और अमूर्तता की भावना होती है। M+ जो होता है सृजनात्मकता को बताता है। इसी तरह से M- जो है वो फैंटासी कल्पना को बताता है। इसी प्रकार इसमें विषय वस्तु की विवेचना भी की जाती है। यदि मनुष्य प्रत्युत्तर मिलता है या पशु से संबंधित प्रत्युत्तर मिलता है तो उस प्रकार से उसके उत्तरों की विवेचना की जाती है। जैसे AN का मिलना ज़्यादातर स्वकाय चिंता से संबंधित कहा जाता है। प्रयोज्य के मौलिक प्रत्युत्तरों की भी विवेचना की जाती है क्योंकि मौलिक प्रत्युत्तर बौद्धिक स्तर की ओर संकेत करती हैं। अब हम आपको TAT के बारे में बता रहे हैं। TAT यानी थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। यह जो परीक्षण है इसका निर्माण 1935 में मरे एवं मॉर्गन के द्वारा किया गया था। यह परीक्षण जो है सामान्य और न्यूरोटिक व्यक्तियों के अध्ययन के लिए काफ़ी उपयोगी है। TAT जो है यह TAT is based on the fact that one individual confronted with an ambitious social situation and required to make up an imaginative story was likely to project and to reveal his own personality in this process। यानी यह एक ऐसा परीक्षण है जिसके आधार पर प्रयोज्य की आवश्यकताओं, उसकी इच्छाओं, इसका मापन किया जाता है और इसे मापने के लिए इसमें 31 कार्ड हैं, जिनमें जो 30 कार्ड हैं उन पर विभिन्न अर्थ से संबंधित तस्वीरें बनी हैं और एक कार्ड ऐसा है जो कि खाली है। और इस प्रकार जो ये कार्ड होती हैं उस पर जिन पर M लिखा है वह मेल के लिए, जो कार्ड जिन पर G छपा है वह गर्ल्स के लिए, ऐसे कार्ड जिन पर B छपा है वह बॉयज़ के लिए तथा ऐसे कार्ड जिन पर F लिखा है वह फीमेल के लिए हैं। इस तरह से लड़कियों, पुरुषों, स्त्रियों, लड़कों सबके लिए कार्ड हैं और पुरुषों और स्त्रियों को 20 कार्ड परीक्षण के लिए दिए जाते हैं। ऐसा जो परीक्षण होता है यह व्यक्तिगत और सामूहिक, जैसे मैंने रोशा को कहा कि वह व्यक्तिगत है, लेकिन TAT को जब हम प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाते हैं इसके कार्डों को, तब हम जो है प्रोजेक्टर से चूंकि दिखा रहे हैं तो एक साथ कई लोगों को हम दिखा सकते हैं, इसलिए इसका जो प्रयोग है वह सामूहिक तौर पर भी किया जाता है क्योंकि प्रोजेक्टर स्क्रीन पर देखकर प्रयोज्य इस संबंध में अपने विचार देता है। यह जो कार्ड प्रयोज्य को दिए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, उनके बारे में अध्ययनकर्ता ये कहता है कि आपको कुछ कार्ड दिखाए जाएंगे जिन पर कुछ चित्र बने हुए हैं। यह जो चित्र बने हुए कार्ड आपको दिखाए जाएंगे, हम लोग ये जानना चाहते हैं, यानी अध्ययनकर्ता ये कहता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि आप इन कार्ड्स को देखकर कितनी अच्छी कहानी बना सकते हैं। और
प्रत्येक कार्ड के संबंध में अलग अलग कहानी बनानी है और कहानी बनाते समय यह ध्यान रखना है कि जैसे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसके पहले क्या हो चुका है, वर्तमान में क्या हो रहा है तथा इस कहानी का अंत क्या है। तस्वीर में कौन कौन से लोग हैं, क्या सोच रहे हैं, और इस तरह से प्रयोज्य को इस प्रकार के निर्देश या समझाने के बाद उससे कहानी लिखवाने का कार्य किया जाता है और इसके पश्चात उसके बारे में पूछताछ की जाती है। टीएटी की भी विश्वसनीयता गुणांक 0.54 से 0.91 तक पाई गई है। टीएटी के बारे में जो प्रयोज्यों के उत्तरों का विश्लेषण, टीएटी में जो प्रयोज्यों के प्रत्युत्तरों का विश्लेषण किया जाता है उसमें जो है अंक प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसीलिए यह प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पर यह आक्षेप भी है क्योंकि इसमें कोई सांख्यिकीय फलांकन नहीं होता है, कोई गणितीय व्यवस्था नहीं होती है। इसीलिए इस पर कई बार आक्षेप लगते हैं, संदेह उठता है, लेकिन फिर भी यह पूर्ण जो है व्यक्तित्व मापन का एक विस्तृत माप है और इसका जो है व्यक्तित्व से संबंधित जो अनुसंधान है उसमें भी बहुत उपयोग होता है और नैदानिक उसके लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें जो है टीएटी के जो कार्ड्स जो हैं उसको लेकर प्रयोज्य को ये निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक कार्ड के अनुसार वह कहानी को लिखे और इस कहानी के बारे में प्रयोज्य से पूछताछ की जाती है। इस प्रकार के कार्डों का भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलन कलकत्ता की उमा चौधरी ने किया और इन्होंने अपने जो मटेरियल है वह केवल टीएटी जो है वो 14 कार्डों का ही रखा है। इस संबंध में जो पूछताछ की जाती है कि सबसे पहले तो जो टेस्ट हम अब प्रशासित करते हैं एडमिनिस्टर करने से पहले रैपर्ट का देखिए, जितनी भी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं जितना बढ़िया रैपर्ट स्थापित होगा प्रयोज्य के प्रत्युत्तर उतने ही खुले तौर पर हमें प्राप्त होंगे और जो प्रशासन है वह हम व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तौर पे हम कर लेते हैं और इसमें प्रयोज्य से जो पूछताछ की जाती है उससे प्लॉट के बारे में, यानी यह जानने का प्रयास किया जाता है कि जो कहानी उसने लिखी है उसका सार जो है उसके व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है या पुस्तकों आदि अन्य अनुभवों से संबंधित है। यानी जो कुछ भी उसने लिखा है वह उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है या कहीं से लिया हुआ है। साथ ही साथ यह जानने का प्रयास किया जाता है कि वह किस प्रकार के चरित्र से तादात्म्यकरण कर रहा है और उसके बारे में किस प्रकार का अनुभव कर रहा है। कहानी में जैसी भी अस्पष्टता के जो भी अस्पष्टता है उसके बारे में भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यदि चित्र का कोई ऐसा भाग है जिसे कि प्रयोज्य ने अपनी कहानी में व्यक्त नहीं किया है तो इसके बारे में भी पूछताछ की जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रयोज्य जो कुछ चित्र में नहीं है वह भी बताता है, लिखता है, तो इस संबंध में भी उससे पूछा जाता है। यह जानने का भी प्रयास किया जाता है कि उसकी सबसे अधिक पसंद
और नापसंद क्या है। तो इस सब चीज़ों के अलावा जो प्रयोज्य से और जानकारियाँ ली जाती हैं, इसके बारे में मरे और बेलॉक ने कुछ विधियों के बारे में बताया। सबसे पहली चीज़, मतलब जो संक्षिप्त विवरण इस बारे में हम आपको दे रहे हैं कि मुख्य प्रसंग यानी कहानी का जो मुख्य विषय सार क्या है। जो प्रत्येक कहानी को जो अध्ययन करता है वह पढ़ता है और एनालिसिस चार्ट में उसके जो मेन प्रसंग हैं उनको अंकित करता है। कहानी में मुख्य नायक वह होता है जिसकी भावनाओं, हाव भाव आदि का सबसे अधिक वर्णन किया जाता है। और जब कहानी में इस आधार पर मुख्य नायक न चुना जा सके या उस पात्र को नायक माना जा सकता है जो कि प्रयोज्य की आयु, लिंग, विशेषताओं के साथ समानता आदि रखता है। इसके अलावा नायक के माध्यम से प्रयोज्य जो कहानी लिखता है उसमें नायक के व्यवहार के बारे में, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी परिस्थितियों के बारे में, इन सब का वर्णन भी पता चलता है। वातावरण का संप्रत्यय, प्रयोज्य अपने वातावरण का प्रत्यक्षीकरण किस प्रकार से करता है और जो चित्र उसने देखे हैं उसके बारे में वह किस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। वह उन्हें माता पिता के रूप में, अपने मित्र के रूप में, अपने से छोटों के रूप में किस प्रकार से रखता है। साथ ही साथ हर कहानी से संबंधित कुछ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। यह देखा जाता है कि प्रयोज्य की जो चिंता है उसका रूप क्या है। बीमारी, मृत्यु, इन सब के बारे में, प्रयोज्य के सुपर ईगो के बारे में अध्ययन किया जाता है और अंत में एक उसे खाली कार्ड देकर उसके बारे में भी कुछ कल्पना करके लिखने को कहा जाता है। और इस पश्चात, इन सब के पश्चात सारा एक सारांश लिखते हैं और चार्ट में जो खाने जिससे संबंधित होते हैं उसके बारे में वहाँ पर वह चीज़ें अंकित करके फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हैं। रोसेनविक PF स्टडी, रोसेनविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, यह जो परीक्षण है इसकी रचना रोसेनविक 1944 ने की थी और सन 1948 में इसमें संशोधन किया था और इस प्रारूप का जो नाम था वह था चिल्ड्रंस फॉर्म ऑफ रोसेनविक्स PF स्टडी। और यह जो परीक्षण की विधि थी है वह नियंत्रित प्रक्षेपण विधि है और यह जैसा कि नाम से ही है ये बच्चों के लिए। इस परीक्षण के द्वारा जो प्रयोज्य हैं वह उनके नैराश्य, निराशा, आक्रामक स्थितियों आदि का मापन किया जाता है। क्योंकि इसका प्रयोग जो है अधिकांशतः बच्चों पर किया जाता है इसलिए इसमें जो चित्र हैं वह एक तरह से कार्टून के प्रकार के हैं और यह सभी जो कार्टून हैं वह दैनिक जीवन की स्थितियों से, परिस्थितियों से संबंधित हैं। इस प्रकार के जो टेस्ट है उसकी जो स्कोरिंग है वह काफ़ी वस्तुनिष्ठ होने के कारण यह एक नियंत्रित प्रक्षेपण विधि कहलाती है। और इस प्रकार के परीक्षण का जो भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलन जो किया गया है वह उदय पारेख तथा RS देवी ने 1959 में किया है। यह जो परीक्षण है इसमें फ्रस्ट्रेशन, कुंठा और आक्रामक प्रवृत्तियों का मापन किया जाता है।
इस प्रकार के परीक्षण के दो रूप हैं, दो प्रारूप हैं। एक प्रारूप या जो फॉर्म है वह 4 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, जबकि जो दूसरा फॉर्म है इसका वह 14 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए है। इस तरह से यह जो परीक्षण है उसमें 24 कार्टून चित्र जो हैं और प्रत्येक चित्र में से कम दो दो कार्टून हैं और दो चित्र में से एक चित्र में कुछ कथन दिए हैं और दूसरे में कथन के लिए, सेंटेंस के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। रोसेनविक पीएफ स्टडी, ये जो परीक्षण है इसका निर्माण जो किया गया वह कुंठा, निराशा और दबाव के सिद्धांत के आधार पर किया गया। कार्टून चित्रों में जो एक रिक्त या खाली स्थान कथनों के लिए छोड़ा गया है उसकी जो पूर्ति है वह प्रयोज्य जो है वह अपनी भाषा में करता है। और यह जो कार्टून चित्र हैं वह ऐसे बनाए गए हैं कि प्रत्येक कार्टून चित्र में कुंठा परिस्थिति में दो व्यक्ति दिखाए गए हैं और यह जो दो व्यक्ति हैं वह एक दूसरे से कुछ कह रहे हैं और जो कुछ पहले व्यक्ति द्वारा कहा जाता है प्रयोज्य जो है उसके प्रत्युत्तर के रूप में खाली स्थान को भरता है। इस तरह से जो प्रयोज्य है अब प्रत्युत्तर में अपनी भावनाओं, अपने विचारों को व्यक्त करता है और व्यक्तिगत रूप से अपनी फीलिंग को प्रकट करता है। इस प्रकार का जो परीक्षण है इसका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन जो है व्यक्तिगत स्तर पर भी किया जा सकता है और सामूहिक स्तर पर भी किया जा सकता है। और प्रयोज्य जो है कुंठा परिस्थिति के साथ जब तादाद में स्थापित कर लेता है तब वह अपनी प्रतिक्रिया को प्रक्षेपण करता है। यानी इन कार्टून चित्रों के माध्यम से उसके फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन आदि के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। हम आपको शब्द साहचर्य परीक्षण के बारे में भी आज बता रहे हैं। यह भी प्रोजेक्टिव टेक्निक ही है। यह सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन जो है यह शब्द साहचर्य विधि है जिसका सबसे पहले प्रयोग जो है गाल्टन ने 1879 में एक ऐसी शब्द साहचर्य सूची का उपयोग किया जिसमें 75 शब्दों की एक सूची का निर्माण किया और वुंट ने भी इस प्रकार की शब्द साहचर्य विधि का उपयोग किया। वुंट ने गाल्टन की जो सूची थी, शब्द साहचर्य सूची को असंबद्ध जो शब्द थे उनको क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया। इस सूची में जो शब्द होते हैं उन उद्दीपक शब्दों को प्रयोज्य के सामने एक एक करके प्रस्तुत किया गया और प्रयोज्य को ये कहा गया कि प्रत्येक शब्द को, उद्दीपक शब्द को सुनते ही अपनी प्रतिक्रिया देनी है। फ्रायड ने स्वप्नों की व्याख्या के लिए, मनोविश्लेषण के लिए इस विधि का उपयोग किया। युंग ने भी 1910 में सर्वप्रथम शब्द साहचर्य सूची की सहायता से व्यक्तित्व का अध्ययन किया। यह जो विधि है इसके द्वारा संवेगात्मक मनोग्रंथियों, इमोशनल कॉम्प्लेक्स का भी अध्ययन किया गया। युंग की जो शब्द साहचर्य जो परीक्षण था उसमें 100 उद्दीपक शब्दों की एक सूची थी और इसका निर्माण, इसमें जो है
इसी तरह से एक ऐसा भी परीक्षण जो कि रोसेनॉफ ने भी निर्माण किया है। इन परीक्षणों के द्वारा सामान्य इन परीक्षणों के द्वारा सामान्य और जो मनोविक्षिप्तता से ग्रस्त रोगी होते हैं उनके भी व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार जो ये परीक्षण है यह व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन इनसे संभव है और विभिन्न प्रकार के जो मानसिक रोगी हैं उनकी समस्याओं के बारे में भी इस शब्द साहचर्य विधि काफ़ी उपयोगी रही है। और मरे एवं मॉर्गन ने भी शब्द साहचर्य परीक्षण का उपयोग व्यक्तित्व अध्ययन में किया है और कई प्रकार से निदान के क्षेत्रों में भी शब्द साहचर्य परीक्षण जो है इनका उपयोग काफ़ी सफलतापूर्वक किया गया है। रैपापोर्ट ने भी इस प्रकार के जो परीक्षण हैं इनको काफ़ी उपयोगी माना है और ये कहा है कि इसके द्वारा साहचर्यात्मक विचारों का सफलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। साथ ही साथ यह जो परीक्षण है यह रोगी के मनोभावों, अंतर्द्वंदों आदि का अध्ययन करने में काफ़ी सफल रहे हैं। इसके द्वारा भावना ग्रंथियों का जो पता लगाने के संबंध में सर्वप्रथम युंग ने और रिकलिन 1904 ने इसका उपयोग किया। वर्तमान में उपचार और निदान के क्षेत्र में यह जो विधि है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और अध्ययनों के आधार पर जो निष्कर्ष मिले हैं उसमें ये पता लगा है कि इमोशनल कॉम्प्लेक्स को उद्दीप्त करने वाले शब्द जो होते हैं प्रत्येक प्रकार के व्यक्तित्व के अध्ययन में अलग अलग प्रकार के होते हैं। फिर भी जो उद्दीपक शब्द हैं जीवन के कुछ विशेष पहलुओं से संबंधित होते हैं, जैसे व्यक्ति के प्रेम, मित्रता, विवाह, लड़ाई, क्रोध आदि। और जब भी व्यक्ति से इस संबंध में व्यक्तित्व का या भावना ग्रंथियों का अध्ययन करना होता है तो उससे संबंधित कुछ उद्दीपक शब्दों को चुन लिया जाता है और फिर उन्हीं उद्दीपक शब्दों को सामान्य उद्दीपक शब्दों में मिलाकर प्रयोज्य के सामने एक एक करके प्रस्तुत किया जाता है और प्रयोज्य जो है किसी भी शब्द को सुनकर जो कुछ भी उसके मन में आता है उसे प्रत्युत्तर के रूप में तुरंत बोलता है। इस प्रकार से 50 से 100 शब्दों की एक सूची चुनी जाती है और इसके द्वारा व्यक्ति की मनोवृत्तियों, अंतर्द्वंदों, संवेगात्मक ग्रंथियों आदि को नोट किया जाता है। साथ ही साथ अध्ययनकर्ता जो है वह जो है प्रयोज्य से उसके बारे में पूछताछ भी करता है और रिएक्शन टाइम भी नोट करता है। जब किसी उद्दीपक के प्रति प्रत्युत्तर देने में प्रयोज्य देर करता है, समय अधिक लेता है, तो इसका मतलब उसकी इमोशनल ग्रंथियों यानी संवेगात्मक ग्रंथियों का संकेत मिलता है। इस प्रकार से यदि प्रयोज्य जो है उद्दीपक शब्दों के प्रति यदि कई प्रत्युत्तर देता है तो इससे यह आभास होता है, यह ज्ञात होता है, जब एक उद्दीपक शब्द के प्रति कई प्रकार के प्रत्युत्तर प्राप्त होते हैं तो यह ज्ञात होता है कि प्रयोज्य जो है अपने अंतर्द्वंदों को छुपाना चाहता है। जब प्रयोज्य उद्दीपक शब्द के बदले में उसी शब्द की पुनरावृत्ति करता है तो इसका अर्थ है कि वह उद्दीपक शब्द जो है उसके संवेग से संबंधित होता है। तो इस तरह से प्रयोज्य के बारे में अध्ययन करने की यह एक अच्छी विधि है
प्रत्युत्तर देते समय प्रयोज्य का हक लाना, गहरी सांस लेना, सहम जाना आदि व्यवहार उसकी संवेगात्मक ग्रंथि की सूचना देते हैं। टीएटी परीक्षण की तुलना में शब्द साहचर्य विधि जो है अधिक वस्तुनिष्ठ विधि है, फिर भी यह उतनी प्रचलित नहीं है, क्योंकि मुख्य कारण यह है कि जो अध्ययन करता होता है उसे अध्ययन करने के लिए शब्द साहचर्य परीक्षण में जो सूची है वह स्वयं से तैयार करनी होती है, और क्योंकि जो पहले से तैयार की गई सूची है उसकी प्रामाणिकता कई बार संदेहपूर्ण होती है। सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण ऐसे परीक्षण हैं जिसमें कि अधूरे वाक्य दिए रहते हैं और प्रयोज्य को इन वाक्यों को, अधूरे वाक्यों को पूरा करना होता है। जैसे कि मुझे स्वप्न आते हैं, आगे खाली वाक्य छूटा होता है। प्रयोज्य को इस वाक्य को पूर्ण करना होता है, पूरा भरना होता है। मेरे पिता ने डैश डैश डैश, अब ये वाक्य का उत्तर दे। इस विधि में यह माना जाता है कि जब प्रयोज्य जो है अपूर्ण वाक्यों को पूरा करता है, तो यह जो अपूर्ण वाक्य को पूरा करता है वह अधूरे वाक्य जो अपनी ओर से पूर्ण करने की प्रक्रिया होती है उसमें प्रयोज्य की अपनी इच्छाएं, अपने अंतर्द्वंद, अपनी मनोग्रंथियां, अपनी भावनाओं आदि की अभिव्यक्ति होती है। और इस प्रकार से इन परीक्षणों के माध्यम से व्यक्ति के विभिन्न प्रकार की भावनाओं, ग्रंथियों, अंतर्द्वंदों, समस्याओं आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस तरह से क्लिनिकल डायग्नोसिस का कार्य विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न स्टेप्स में और विभिन्न विधियों की सहायता से पूरा किया जाता है।